हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 67। ये आप क्या करने जा रहे थे? हवेली के नियम को तोड़कर आप दुल्हन को ले जा रहे थे पिक्चर दिखाने, अपने गुस्से से भरी सख्त आवाज में कहा उन्होंने। विक्रांत होठ पीछे खड़ा था। अच्छे से जानता था कि हवेली किसी भी सदस्य के लिए हॉल में पिक्चर देखना आज से नहीं, वर्षों से मनाही थी। फिर भी वो चुपके से आरुषि के साथ देखने जा रहा था। अपनी लापरवाही पर उसे गुस्सा बहुत आया, पर खामोशी से खड़ा था। वैसे भी रानी माँ के आगे किसी की क्या मजाल जो रोक सके किसी को। कुछ ही दिनों में मैं आपको यहाँ का चौधरी बनाने जा रही हूँ, कम से कम उसका तो ख्याल करिए। रानी माँ उसके सामने आकर खड़ी हुई तो वो गड़बड़ा गया। नहीं मतलब आप? प्लीज़ माँ, मुझे चौधरी मत बनाइए। मैं भी कुर्सी के लायक नहीं संभाल सकता हूँ, ये सब भाई ही कर सकते हैं। प्लीज़ उन्हें बुलाइए, विक्रांत ने झुंझला कर कहा, जबकि रानी माँ किसी गहरी सोच में दूर कहीं देखे जा रही थी। पलट कर एक बार विक्रांत को देखकर अच्छे से सोच लीजिए, ऐसा न हो बाद में आपको पछताना पड़े। विक्रांत समझ गया कि रानी माँ भी सिद्धांत को इस गांव का चौधरी बनाना चाहती थी, इसलिए मुस्कुराते कान पर हाथ धरे, कसम है माँ, जो मैं इस मामले में चूं भी कर दूं। और इसी के साथ वो इजाज़त लेकर बाहर निकल गया। उसे सिद्धांत को वापस लाना था, क्योंकि उन दोनों के बगैर ये हवेली दोबारा सूनी हो चुकी थी। क्या कहा माँ ने? आरुषि बेहद घबराई हुई लहजे में बोली, जबकि वो जमाने भर की लाचारी चेहरे पर लाते हुए धम से बेड पर बैठ गया। उसका चेहरा देखकर उसका दिल और होल गया। उसकी मासूमियत को घबराए चेहरे को देखकर विक्रांत दिल ही दिल में खूब हंसा, पर चेहरे पर सिकन तक ना लाने दी। अब कहने लायक कुछ नहीं है। आरुषि, क्या कहूँ तुमसे? मैं अपने फोरहेड को मसलते हुए सर झुकाए बैठा रहा। उसे आरुषि की इस तरह चिंता करना और घबराना मजा दे रहा था, और उसे सताने की गरज से वो सर को बिना उठाए यूं ही मसलता रहा। क्या नहीं है कहने लायक? आप सही से क्यों नहीं बताते? प्लीज जा रही, और आप हैं कि पहले ही बुझाए जा रहे हैं। सीने पर हाथ धरे उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, पर उठ खड़ा हुआ। मेरे लिए पानी लाओ जल्दी से। वो अब भी उसे परेशान करने में लगा था, और वो जल्दी से उठकर बाहर गई। वो अपने हंसी को अपनी हथेलियों से रोकता बेड पर लेट गया। पानी लीजिए। आरुषि ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। वो उसके हाथ से पानी लेता बैठ गया। पीने के बाद गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। अब बताइए क्या कहा उन्होंने? वो उसके घुटनों से लेकर जमीन पर बैठ गई। विक्रांत को उस पर बहुत प्यार आया। जी तो चाहा उठाकर सीने से लगा ले, पर खामोशी से उसके खूबसूरत हाथों पर अपना हाथ रख दिए, जो उसने उसके घुटनों पर टिका रखे थे। माँ सिद्धांत भैया को बुला रही हैं वापिस जल्दी ही। उन्हें इस गाँव का चौधरी बना दिया जाएगा। वो उसकी आंखों में देखना चाहता था कि वो इस बात के लिए खुश है या नहीं, पर वो थोड़ी नाराज दिखी तो विक्रांत सीरियस हो गया। क्या तुम नहीं चाहती? कुर्सी के लिए भाई से बेहतर कोई नहीं है, वो खुद गर्जे लहजे में बोला, जिसे उसने साफ महसूस किया। ऐसी बात नहीं विक्रांत जी। उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। वो उसे गलत समझ रहा था, जबकि उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर क्या है तुम्हारे दिल में? साफ साफ बोलो। सच बताओ तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ इस फैसले से। मुझे ना ये जिम्मेदारी उठाई ना जाएगी, उसने रूठने के अंदाज में कहा, जबकि वो किसी गहरी सोच में मुब्तला थी। विक्रांत जी, आपको पता है कि जब आपका और मेरा रिश्ता हो रहा था तो रानी माँ ने यही कहा था कि आप इस गांव के सरदार यानी चौधरी बनेंगे, और इसी शर्त पर मेरे बाबूजी ने हामी भरी थी। बस इसी बात का डर है कि वहाँ से कोई अनहोनी न हो, क्योंकि वो जिद्दी बहुत ज़्यादा है। आरुषि की बात भी सच थी, पर विक्रांत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शादी तो अब हो ही चुकी थी। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तुम बेफिक्र रहो, माँ ने उसका भी कुछ हल निकाल लिया होगा। उसके बराबर नीचे बैठते उसने उसके अपनी बाजुओं में भर लिया। वो भी बेफिक्री में उसके सीने से लगी और अपनी बातों का सिलसिला जारी रखे हुए थी। आज तो मैं इसे बनाकर रहूंगी। प्रिंट पहने वो किचन में इस वक्त सिद्धांत की पसंदीदा डिश बना रही थी, जो करीब 2 बार खराब हो चुकी थी, पर उस पर भी जिद सवार थी कि उसे बनाना है आज ही, और स्वादिष्ट भी। 2 बार और चम्मच चलाइए। कुकिंग बुक में देखते हुए उसने 2 बार चम्मच हिलाया, और माथे पर आ रहे पसीने को अपनी टी शर्ट से पोंछते हुए दोबारा जुट गई। करीब 1 घंटे बाद जब वो कामयाब होकर निकली तो उसके चेहरे पर इत्मीनान के साथ खुशी भी थी, जैसे कोई जंग जीत ली हो। नहा धोकर बाहर निकली, वो अपने लिए चाय बनाने लगी। सुबह हुए वाक़े की याद आई तो चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। आंखें बंद करके उसने सिद्धांत के लम्स को महसूस करने की कोशिश की, और चाय बनाकर बाहर आ गई। टीवी ऑन करके उसकी न्यूज़ लगे, पर जल्दी ही बोर होकर वो सोफे पर ही लेट गई। इतना तो लेट नहीं करते ये। एक बार फिर घड़ी देखते वो सोचने लगी, जो रात के 8 बज जाने का ऐलान कर रही थी। उसने फ़ोन करने का निश्चय किया। नोट रीचेबल सुन वो और घबराने लगी। मजाल नहीं एक बार फ़ोन ही कर दे,
अब पता नहीं कहाँ फंसे हैं ये मिस्टर। वो कुड़ते हुए पूरे हॉल में चक्कर लगाने लगी, जले पैर की बिल्ली की तरह। आखिर 9 बजे उससे रहा नहीं गया तो बाहर निकल गई। अभी वो गेट बंद करके पलटी थी कि सिद्धांत की कार अंदर आती हुई दिखाई दी। उसने सुकून का सांस लिया और दोबारा अपना दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। वो किसी भी तरह उसे जताना नहीं चाहती कि वो उसका इंतजार कर रही थी। सिद्धांत, ये क्या हो गया तुम्हें? उसकी चीख ही निकल पड़ी उसे देखकर। वो अपने किसी दोस्त का सहारा लिए अंदर आ रहा था, पैरों में प्लास्टर के साथ एक हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। चेहरे पर भी चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और खुद वो दर्द से बार बार आंखें बंद कर रहा था। दिनेश, अब तुम जाओ, बहुत हेल्प की मेरी यार, थैंक्स। साथ में शख्स को कहकर उसने उसे वापस भेज दिया। अंशिका उसके करीब बैठ उसके चोटों को देखने लगी। ये सब कैसे हुआ सिद्धांत? वो अब गुस्से में बोली। एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने मुझे? मैं होश में होता तो बताता ना। जब होश आया तो हॉस्पिटल में था, शाम हो चुकी थी, डॉक्टर तो घर भी आने नहीं दे रहे थे, पर मेरा मोबाइल भी टूट चुका था और तुम्हारा नंबर भी नहीं याद था मुझे, उसने दर्द भरे लहजे में कहा। अंशिका को बेहद तकलीफ हुई। मैं खाना लेकर आती हूँ कुछ, ओटी और अंदर जाने लगी पर उसने रोक लिया। कुछ देर बैठो मेरे पास, और हाँ, घर पर ना बताना, खामखा सब परेशान हो जाएंगे, उसने मना करते हुए कहा। तो वो हाँ में सर हिलाते उसके करीब आकर बैठ गई। ठीक है, पर अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैं खाने के लिए लाऊं कुछ, उसके बाद तुम्हें जो कहना है कह लेना। वो उठकर किचन में चली आई। कितनी मेहनत किया था उसने आज सारा दिन एक कढ़ी बनाने के लिए। ओह कढ़ी, तुम्हें किसने बताया? मेरी फेवरेट है। खुश होते हुए उसने मुंह में डाला और आंखें बंद कर ली। क्या वो अच्छे नहीं है? वो उसके रिएक्शन नोट कर रही थी। आज लग रहा है मैंने एक लड़की से शादी की है, मजाक के लहजे में कहते उसे प्यार से देखा। जो होठ बीचे उसे ही देख रही थी। उसने निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे अंशिका ने मुस्कुराते हुए ले लिया। सच में अच्छा बनाया था उसने। डिनर के बाद उसके कंधे पर हाथ रखकर अंदर ले जाने लगी। उफ, इतनी भारी हो। उसके भार को संभालते दोहरी होती जा रही थी। किसी तरह संभाले वो उसे बेड तक ले गई। नाजुक हसीना तो नहीं हूँ, अभी तो शुरुआत है, आगे भी तुम्हें ही सब करना है, इसलिए तैयार रहना। वो उसे देख कर रह गई। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कहना क्या था तुम्हें मुझसे? अंशिका उसके साइड में जगह बनाती बैठ गई। सिद्धांत के चेहरे पर गंभीरता आ गई। पता है अंशिका, आज मेरा एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारा चेहरा आंखों के आगे लहराने लगा। वो वादा जो मैंने पापा से खुद से किया, वो वादा याद आने लगा। आंखें बंद होने तक मैंने अगर किसी का नाम लिया तो वो तुम थी अंशिका, वो तुम ही थी। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं था कि इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, और आज के हादसे के सारे राज खोल दिए मुझ पर। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेइंतहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई तुम्हारी लाइफ में आया था या तुमने किसी और को भी चाहा था। वो सब तुम्हारे ख्याल हैं, तुम्हारे दिल की दास्तां है। मैं बस तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हम जब मौत के करीब होते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी इंसान को याद करते हैं जिनसे हम मरने के आखिरी पलों में देखना चाहते हैं। वो तुम थी जिसे उस वक्त जी भर के देख लेना चाहता था। मेरी सांस टूट रही थी, पर पर्वत थी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल में क्या है ये तो नहीं जानता, पर मेरे दिल की हर धड़कन बस तुम्हारे नाम से धड़कने लगी है। ये देखो, अंशिका के हाथ थामकर उसने अपने दिल पर रख दिया। अंशिका की हालत ऐसी थी कि वो अपनी आंखों में लाली लिए बस एक टक सिद्धांत की दीवानगी देखी जा रही थी। न उसने अपने आंसू साफ किए, न ही सिद्धांत के, जो भरी आंखों में अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे थे। उसके कांपते हाथ उसके सीने पर धरे थे। अंशिका ने जैसे तैसे खुद को संभाला और धीरे से हाथ खींचते हुए उठ खड़ी हुई और बाहर निकल गई। सिद्धांत आंसू भरी आंखों से उसे देखता रह गया।